Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, मैं अनीता शर्मा आज आपको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ नीलकंठ पढ़ाऊंगी, जो एक छायाचित्र है। छायाचित्र यानी स्केच है। यह पाठ महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। उन्हें जीव जंतुओं से बहुत प्रेम है, इसलिए वह अपने घर एक मोर मोरनी के जोड़े को लेकर आ जाती हैं। तो इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह लेखिका उनका पालन पोषण करती है और किस तरह उनको जाली घर में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं से मिलवाती है। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हम जानेंगे कि नीलकंठ कौन है और उसका नाम नीलकंठ क्यों पड़ा। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ का पहला पैराग्राफ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन छोड़कर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। लेखिका कहती है कि जब उस दिन वह एक अतिथि मतलब कि मेहमान, अ मतलब बिना, तिथि मतलब तारीख, बिना तारीख के, जब हमारे घर कोई भी बिना बताए आता है तो उसे मेहमान कहते हैं, गेस्ट कहते हैं। तो उस दिन एक मेहमान को लेखिका स्टेशन छोड़कर जब लौट रही थी तो उसे लौटते हुए अचानक चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और फिर उसने ड्राइवर को उसी ओर जाने का आदेश दिया। बड़े मियाँ ने चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के पंजों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार मोर के 2 बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाल लें, मोर के पंजों से दवा बनती है। सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। लेखिका प्रकृति प्रेमी है, उसे पशु पक्षियों से बहुत प्रेम है, इसीलिए उसे उस चिड़िया वाले की दुकान का ध्यान आ गया। और वो दुकान किसकी थी? बड़े मियाँ की। बड़े मियाँ जो थे वो पशु पक्षियों को बेचते थे। तो जब वो बड़े मियाँ की दुकान के निकट पहुँचे तो उन्होंने ड्राइवर को वहीं पर रुकने का आदेश दिया। अब जब वो वहाँ पर रुके तो लेखिका के कुछ प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, सलाम गुरुजी, जब आप पिछली बार आए थे ना तो आपने मुझसे मोर के बच्चों के लिए पूछा था। तो शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार मतलब कि शिकारी, तो शंकरगढ़ से एक शिकारी मोर के 2 बच्चे पकड़कर लाया है। उनमें से एक मोर है और एक मोरनी। तो आप पाल ले। अब आपको तो पता ही है कि मोर के पंजों से दवा बनती है, तो इसलिए लोग इन्हें खरीदने के लिए आए थे। लेकिन मैं क्या करूं, उन लोगों को कैसे दे दूं, क्योंकि वो लोग तो इन्हें ले जाकर मार देंगे। लेकिन मैं मारने के लिए इन मासूम चिड़िया को उन्हें नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए बड़े मियाँ कहते हैं कि आप इनको पाल लें। और मैंने उन लोगों को ये मोर और मोरनी नहीं दिए और उनको टालने के लिए मैंने कह दिया कि ये तो मेरे गुरुजी ने मंगवाए हैं, इसलिए ये मैं आपको नहीं दे सकता।
वैसे यह जो रोज़गार है मेरा ये बहुत ख़राब है, क्योंकि हम चिड़ियों को पकड़ते हैं और उन्हें बेच देते हैं और कई लोग उन्हें मार डालते हैं। इसीलिए हमारा ये जो रोज़गार है, ये काम है, ये बहुत ख़राब है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि तार के एक छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। इसमें लेखिका कहती है कि बड़े मियाँ, चिड़िया बेचने वाले की जो दुकान थी उनका नाम बड़े मियाँ था। तो बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल, जब बड़े मियाँ बोलने लगते थे तो वो बोलते ही चले जाते थे, वो रुकते ही नहीं थे। वो इतना बोलते थे, उनके भाषण की तूफान मेल, वो इतना भाषण देते थे कि अगर सुनने वाला थक कर उन्हें जहाँ पर रोक देता था वही स्टेशन मान लिया जाता था। इस तथ्य से, इस बात से परिचित, इस बात को लेखिका अच्छी तरह से जानती थी कि अब इन्होंने बोलना स्टार्ट किया है तो ये रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए लेखिका ने उन्हें बीच में ही रोक दिया और रोक कर पूछा कि आप मोर के बच्चों के बारे में जो बोल रहे थे, तो मोर के बच्चे कहाँ पर हैं? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए, अनुसरण करना मतलब कि किसी संकेत के पीछे चलना। अब बड़े मियाँ ने अपने हाथ से संकेत किया, अपने हाथ का संकेत करते हुए दिखाया कि मोर के बच्चे यहाँ पर हैं। अब मोर के बच्चे एक पिंजरे में बैठे थे। वो पिंजरा इतना संकीर्ण था, इतना संकीर्ण मतलब कि इतना नैरो था, वो बहुत चौड़ा नहीं था, बहुत भीड़ा था। उसमें वे पक्षी शावक मतलब कि पक्षी शावक बच्चे, शावक जो है पक्षी के बच्चों को बोला जाता है, इसीलिए इसमें उन्हें पक्षी शावक कहा गया है कि पक्षियों के जो बच्चे हैं वो जाली के गोल फ्रेम में ऐसे बैठे थे, ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी एक फ्रेम की हुई तस्वीर में बैठे हैं। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। मैंने कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला? पर वह भला क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। लेखिका इसमें लिखती हैं कि वह पिंजरे का निरीक्षण कर रही थी। निरीक्षण करना मतलब कि उसे पिंजरे को बहुत अच्छी तरह से देख रही थी और उसी के साथ साथ बड़े मियाँ भी बोले जा रहे थे। वो बोल रहे थे कि चिड़ीमार ने इस मोर के जोड़े के मुझसे 30 रुपये लिए हैं और मैंने उससे बार बार कहा कि भाई ज़रा सोच तो, इसमें ऐसी कौन सी खासियत है? ये तो अभी मोर जैसी इनमें कोई खासियत भी नहीं है, तो तू इतनी बड़ी कीमत मुझसे मांग रहा है। पर वह भला क्यों सुनने लगा। अब बड़े मियाँ कहते हैं कि आपके बारे में सोचकर मैंने उसे बहुत बोलने पर
30 रुपये दे ही दिए। अब आपको जो ठीक लगे आप मुझे दे दो। अब लेखिका ने 30 तो उस चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर वह पिंजरा कार में रखा। और जब उस पिंजरे को वह कार में रख रही थी तो वो जो जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। जाली के चौखटे मतलब कि वह पिंजरे का जो पहले उन मोर के बच्चे जो पिंजरे में बैठे हुए ऐसे लग रहे थे कि जैसे एक फ्रेम में जड़े हैं। तो अब जब उसने उस पिंजरे को उठाया तो वो पक्षी ऐसे छटपटाने लगे कि जैसे वह चित्र जो था वो अब सजीव हो गया है और वो पक्षी उड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। घर पहुंचने पर सब कहने लगे, तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। अब जैसे ही लेखिका घर पहुंची तो घर पहुंचने पर सब लोग उसे यह कहकर चिढ़ाने लगे कि ये तो मोर नहीं है, तीतर हैं, तुम्हें मोर कहकर ठग लिया गया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही। चिढ़ा दिए जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। जब लेखिका के घर वालों ने लेखिका से कहा कि तुम्हें मोर बताकर ठग लिया गया है, तो लेखिका ठगे जाने की बात सुनकर चिढ़ गई। क्यों चिढ़ गई? क्योंकि पहले भी कई बार बड़े मियाँ ने उन्हें ठग लिया है। पहले भी कई बार बड़े मियाँ ने उन्हें ठगा हुआ है कि किसी और पक्षी का नाम लेकर कोई और पक्षी उन्हें दे दिया है। तो लेखिका कहती है कि मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। जो ठगे जाने की बात है वो जब उनके सामने ये बात बोली जाती है तो वो चिढ़ जाती हैं। इसलिए उन्होंने दुखी होकर कहा कि मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, कि भाई मोर क्या कुछ अलग पक्षी है, तीतर हो या मोर हो, है तो वो पक्षी ही। अब मोर में ऐसी कौन सी खासियत होती है जो वो सब पक्षियों से अलग दिखे। अब चिढ़ा दिए जाने के कारण ही जब लेखिका को जब चिढ़ा दिया गया था, इस कारण उन पक्षियों के प्रति उनके व्यवहार में विशेषता आ गई। मतलब कि वो उनके प्रति ज़्यादा ध्यान देने लगी, उनकी देखभाल ज़्यादा करने लगी। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुक्का छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनाधिकार चेष्टा का प्रसन्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों ऐरे गैरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्य ही कही जाएगी।
लेखिका ने उन दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में रखा। अब उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और उस कमरे में उस पिंजरे को रख दिया। अब कमरे में जाने के बाद उन्होंने 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां रखी। वे दोनों पक्षी चूहेदानी जैसे पिंजरे में से, चूहेदानी क्यों कहा गया उस पिंजरे को? क्योंकि वह बहुत छोटा सा पिंजरा था। तो वो उस पिंजरे में से निकलते हैं और कमरे में मानो खो जाते हैं, इधर उधर कमरे में घूमने लगते हैं। कभी वो मेज़ के नीचे घुस जाते हैं तो कभी अलमारी के पीछे चले जाते हैं। और लास्ट में इस लुक्का छिपी से थक कर उन्होंने जो लेखिका की जो रद्दी कागज़ों की टोकरी थी उसमें रहना शुरू कर दिया। अब 2-4 दिन तक वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते, गुप्तवास मतलब कि छिप कर रहते, और रात को उसी रद्दी की टोकरी में प्रकट हो जाते। प्रकट होना मतलब कि दिखाई देने लगते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर और कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगते थे। अब जब वो थक जाते थे तो कभी मेज पर आ जाते थे, कभी कुर्सी पर आ जाते थे और कभी अचानक मेरे सिर पर दिखाई देने लगते थे। आविर्भूत मतलब कि प्रकट होना। अब खिड़कियों में तो जाली लगा रखी थी, लेकिन दरवाज़ा जो है कमरे का वो लेखिका को हमेशा बंद रखना पड़ता था। क्यों बंद रखना पड़ता था? क्योंकि लेखिका की जो एक बिल्ली थी उसका नाम चित्रा था। वह इन नए आए हुए मेहमानों का पता लगा सकती थी। अब नए आए हुए मेहमानों का अगर बिल्ली पता लगा लेगी तो उसका क्या परिणाम होगा, यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है। वैसे तो लेखिका कहती है कि वो चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, वो चूहों को भी नहीं मारती है, लेकिन क्या पता इन 2 नए आए हुए मेहमानों को देखकर वो इन पर आक्रमण भी कर दे। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे। अब वो बोलते हैं कि वो जो बिल्ली है चित्रा, उसके लिए ये दरवाज़ा बंद रहे और कोई ऐरे गहरे मतलब जिसको वह नहीं जानती हो, अभी आए हैं और वो उन्हें जानती भी नहीं है, और लेखिका की मेज को वो अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मतलब कि जो जिसको बहुत अभिमान होता है, अब उस अभिमान करने वाली चित्रा को यह बात बिल्कुल सहन नहीं होगी कि ये अभी तो आए हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं और उन्होंने लेखिका की मेज को सिंहासन बना लिया। अब ये बात उससे सहन नहीं होगी। बस इसी बात का डर लेखिका को लगता था और उन्होंने उन दोनों पक्षियों को अपने पढ़ने के कमरे में ही बंद करके रखा था। बच्चों, आज हमने कक्षा 8 नीलकंठ का पहला भाग पढ़ा। अब हम उसके आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे।